Good morning, students. Today we will do next essay, Meditation on the Moon by Aldous Huxley. In this essay, Aldous pick up a very interesting issue that is on the moon. That moon is only a stone or a godly figure. Okay, so here Huxley picks up the question of reconciling the scientific and spiritual dimensions of reality. Now, what he said, materialism and mentalism. Materialism and mentalism. If you think about both these words, these are exactly the same thing. Materialism means which are made by man, and mentalism whatever man think. ठीक है, द फिलोसफीज ऑफ नथिंग बट, वो कहता है जो ये आज की दुनिया है वो क्या हो गई है, मटीरियलिस्टिक है, मेंटलिज्म बेस्ड है। तो हमारे पास जितनी भी फ़िलॉसफीज़ हैं वो कैसी फ़िलॉसफीज़ हैं, नथिंग बट, कि कुछ नहीं केवल यही बात है, कुछ नहीं केवल स्पेस, इट्स अ मैटर ऑफ स्पेस, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, इट्स अ मैटर ऑफ मोशन, इट्स अ मैटर ऑफ सेक्स, इट्स अ मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हमारी जो जीवन शैली है, हमारा जो एटीट्यूड है, हमारी जो वे ऑफ लाइफ है, दैट इज़ वेरी मोनोटोनस एंड बोरिंग. नाउ मटीरियलिज्म एंड मेंटलिज्म, द फिलॉसफीज ऑफ नथिंग बट, तो वो कहते हैं कि मटीरियलिज्म और मेंटलिज्म कुछ नहीं, सिर्फ एक फिलॉसफीज है किसकी, नथिंग बट की. हाउ वियरली मतलब कितना मोनोटोनस फॉर्म में, कितना डलली हम इन सब चीज़ों से फैमिलियर हो रहे हैं कि वी आर नथिंग, we are not living our life, but we are a matter of space, time, matter, motion, but that nothing but sex, nothing but economics, and the no less intolerant nothing but spirit. अभी क्या, अगर आप मटेरियलिज्म से हटकर स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाते हो तो आपको वो कहेंगे ये दुनिया कुछ भी नहीं है, बस एक स्पिरिट से बनी हुई है, ये दुनिया कुछ भी नहीं है, इट्स ऑल अबाउट कॉन्शियसनेस एंड सब कॉन्शियसनेस, इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी. तो वो कहता है कि ये सारे जो टर्म्स आपने बना दिए हैं, इज़म के जो टर्म्स आपने बना दिए हैं, दैट आर वेरी बोरिंग एंड टायरसम. नथिंग बट इज़ मीन एज वेल एज स्टूपिड. मुझे ये जो तुम्हारा है ना, कुछ नहीं केवल, कुछ नहीं, नथिंग बट, ये जो मुझे कंसेप्ट है दैट इज़ वेरी मीन और स्टूपिड फॉर मी. क्योंकि इसके अंदर क्या है, उदारता की कमी है, इसके अंदर एक होप की कमी है, एक इसके अंदर एक प्यार की कमी है, इट लैक्स जेनरोसिटी. एनफ ऑफ नथिंग बट, मैं इस टर्म से थक चुका हूँ, एनफ ऑफ नथिंग बट, इट इज़ टाइम टू से अगेन, और मैं कहता हूँ अब फिर से वह समय आया है कि हमें अपनी प्रिमिटिव, जो हमारी आदिकालीन की, जो हमारी पहले लोगों की सोच थी, कॉमन सेंस के साथ हमें कहना चाहिए नॉट ओनली बट ऑल्सो, यही नहीं हमें इससे आगे भी कुछ करना है. तो हमारा जो टर्म है वो नथिंग बट पर नहीं रुकना चाहिए. हमारे जो टर्म्स हैं, हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हमेशा, हमारा जो लिविंग स्टाइल है वो हमेशा होना चाहिए नॉट ओनली बट ऑल्सो. ओके, आई होप यू इट इज़ अंडरस्टैंडेबल टू यू. ओके, now in the next paragraph, outside my window the night is struggling to wait. In the next paragraph, if you try to understand the lines, outside my window the night is struggling to wake, there is a ironical tone, ironical tone of what, ironical tone of that a boy, as you seen in this picture, that a boy is looking टूवर्ड्स द मून. तो वो अपनी विंडो के बाहर खड़ा है और वो कह रहा है कि नाइट इज़ स्ट्रगलिंग टू वेट, और ऐसा लग रहा है, इट सीम्स लाइक दैट द मून इज़ ट्राइंग टू स्ट्रगल टू वेट. किसके लिए? नाइट जो है स्ट्रगल कर रही है जागने के लिए. इन द मून लाइट, इस चांदनी में, इस मून लाइट में, द ब्लाइंडेड गार्डन ड्रीम सो विविडली. हाउ ironically Huxley represented these lines that in the moonlight, इस moonlight में, इस चांदनी भरी रात में, जो गार्डन है, गार्डन को भी उसने कैसा सिंपल गार्डन नहीं बोला है, उसने गार्डन को कैसा बोला, ब्लाइंडेड गार्डन.
blinded garden dreams so vividly. ऐसा लग रहा है जैसे कि वो हम जो हैं बहुत सारे गार्डन्स के सपने देख रहे हैं और इतने इतने विविडली, इतना वाइब्रेंट मैनर में देख रहे हैं कि हम उसके लॉस्ट कलर्स को भी देख पा रहे हैं अपने सपनों में. ऐसा लग रहा है जैसे कि ब्लैक रोजेज अगेन द सिंबल ऑफ वॉट, मोनोटोनस एंड डलनेस. ठीक है, तो वो कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि हमारे सपनों में जो ब्लैक रोज़ हैं वो भी रेड हो गए हैं. ट्रीज़ जो हैं वो किसी आशा से ऑन द वर्ज ऑफ लिविंग ग्रीनलेस, वो अपनी एक दहलीज पर खड़े हुए हैं, ग्रीनलेस की दहलीज पर खड़े हुए हैं. सो इस पैराग्राफ में वो स्टार्ट करते हैं अपना प्यार, अपना फेथ, अपना बिलीफ टुवर्ड्स द मून, कि मून इज़ नॉट ओनली अ thing, moon is not only made by radium or phosphorus as the other author mentioned. ठीक है, तो उसमें वो कह रहे हैं कि moon is something like that raises my feelings, that is very very near to me. Okay, the whitewashed parapet of terrace is brilliant against the dark blue स्काई. तो पूरा जो एटमॉस्फेयर है दैट इज़ वेरी फैसिनेटिंग. वो कहते हैं जो वाइट वॉश पैरापेट इज़ समथिंग लाइक मुंडेर जो होती है आपकी, जिस टेरेस के ऊपर जो मुंडेर बनी होती है आपकी, उसको हम पैरापेट बोलते हैं. इज़ ब्रिलियंट अगेंस्ट, वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है. ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी घर की छत जो है वो किससे मैच कर रही है, किसके अगेंस्ट कर रही है, डार्क ब्लू स्काई के. डज द ओएसिस, आप आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ओएसिस. ओएसिस इज़ समथिंग लाइक एक रेगिस्तान के अंदर एक छोटा सा तालाब होता है जहाँ पर पानी होता है, तो वहाँ को, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, ओएसिस बोलते हैं. तो कहता है डज द ओएसिस लाई देयर बिलो, क्या यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर एक ओएसिस रहता हो. बियॉन्ड द लास्ट ऑफ पाम ट्रीज इज़ दैट द डिज़र्ट. तो वो कहता है कि यहाँ पर जो पाम ट्रीज़ हैं, क्या ये लास्ट जो पाम ट्रीज़ हैं उनसे भी कहीं आगे बढ़कर है, क्या इनसे अलग हट के कोई डेजर्ट है वहाँ पर. तो द वाइट वॉल्स ऑफ द हाउस कोल्डली रेवर्बर्ड द लूनर रेडियंस. तो ये जो वाइट वॉल्स हैं, मेरे घर की जो वाइट वॉल्स हैं, वो मुझे कहीं ना कहीं रेवर्बर्ड इज़ गूंज कर रही हैं मेरे मन में, रिपीट कर रही हैं सेवरल टाइम्स. क्या कि हमारे अर्थ का कोई ना कोई कनेक्शन है, किसके साथ, मून के साथ. वी आर कनेक्टेड टू द मून एनी हाउ. ओके, एनी हाउ और सम हाउ. नाउ shall I turn to look at the Dolomites. Dolomites is the name of a mountain rising naked out of the long slopes of snow. तो वो कहता है कि क्या मुझे फिर से उन नेकेड माउंटेन्स की तरफ मुड़ जाना चाहिए जो कि थोड़े समय पहले जो है पूरा स्नो से भरी हुई थी. अब एज़ यू नो दैट द मून इज़ अ वेरी कोल्ड प्लैनेट. तो वो यहाँ पे मून की बात कर रहा है कि क्या मून में जो है वो ओएसिस है, क्या वहाँ पर पाम ट्रीज़ हैं, क्या वहाँ पे डेजर्ट्स हैं, क्या वो जो मून है वो क्या कहते हैं, मेरी वाइट वॉल, जैसे मेरे घर में हाउस में वाइट वॉल्स हैं, इस टाइप के वाइट वॉल्स हैं, क्या वहाँ पर भी डोलोमाइट्स माउंटेन होंगे जो कि स्नो से ढके हुए होंगे. तो देयर इज़ अ होप इन हिज स्पीच दैट द मून इज़ फुल. आज चाँद पूरा है, और जब चाँद पूरा होता है तो क्या दिखाई देता है, वो सुंदर दिखाई देता है. और यहाँ पर उसने अब स्पेशली मेंशन किया है नॉट ओनली फुल, वो केवल फुल नहीं है बट ऑल्सो ब्यूटीफुल, वो ब्यूटीफुल भी है. तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का कंसेप्ट उसने यूज़ किया है, नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो. तो सो दिस पॉजिटिवनेस shows our belief, our faith in nature, in universe, in God of Huxley. Okay, now in the next paragraph Socrates was accused by his enemies of having affirmed. अब क्या हुआ, सुकरात ने, आपने सुकरात जो कि एक फिलोसफर थे, ग्रेट फिलोसफर थे, उसका नाम सुना ही होगा. उन्होंने क्या किया, बहुत सारे एनिमीज़ ने, अफॉर्म्ड मीन्स टू सपोर्ट समथिंग वेरी स्ट्रांगली, एंड हेरेटिकली मीन्स धर्म विरोधी टाइप में उन्हें बताया. क्यों, क्योंकि सोक्रात ने कहा था कि ठीक है मून एक स्टोन है. ठीक है, अब उन्होंने लोगों ने उनकी सिर्फ एक यही बात सुनी कि
मून एक स्टोन है, मून को पत्थर बता दिया, लेकिन उन्होंने अपने इस आरोप को बिल्कुल डिनाई कर दिया था. ही डिनाइड द एक्यूजिशन. ही सेड दैट ऑल मैन, ही सेड, नो दैट द मून इज़ अ गॉड. वो कहता है कि हर इंसान के, हर दूसरे इंसान की तरह जैसे सब लोग मानते हैं, मैं भी मानता हूँ कि मून जो है वो एक भगवान है. ही एग्रीड विद ऑल मैन एज एन आंसर टू द मटीरियलिस्टिक फिलॉसफी ऑफ नथिंग बट. लेकिन वो इस फिलॉसफी, ये जो फिलॉसफी है, मटीरियलिस्टिक फिलॉसफी है लोगों की, नथिंग बट वाली, वो कहता है मैं इसको रिब्यूक करता हूँ, मैं इसको रिटॉर्ट करता हूँ इन अ सेंसिबल मैनर में. जो मेरा कहना है वो मैं बहुत ही सेंसिबली तरीके से कह रहा हूँ और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से कह रहा हूँ. मोर सेंसिबल एंड साइंटिफिक. मेरी जो बात है, मेरा जो कथन है, मेरे जो फैक्ट्स हैं, दे आर मोर सेंसिबल, मोर साइंटिफिक देन बाय D.H. लॉरेंस. D.H. लॉरेंस जिन्होंने अपने एक वो कहते हैं कि उन्होंने तो अपनी एक स्ट्रेंज सी बुक में, अपनी एक साइकोलॉजिकल सब्सटेंस में उन्होंने लिख दिया कि जो कि मुझे बहुत रेडिक्यूलस और प्रीपेस्टरस लगा था. रेडिक्यूलस, प्रीपेस्टरस का मीनिंग होगा सिली एंड रेडिक्यूलस, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा सिली और रेडिक्यूलस लगा था. नॉन साइंटिफिक लगी थी उनकी बात, जो कि उन्होंने अपने एक, ऐसा लग रहा था जैसे कि अपनी अनकॉन्शियस माइंड से ये बात कह दी हो. उन्होंने कहा, लॉरेंस ने लिखा है मून के लिए कि मून जो है वो इतनी भी ठंडी जगह नहीं है जितनी ठंडी जगह पर हम रहते हैं, जितनी ठंडी जगह से हम गुजरते हैं. तो ये वो कहते हैं कि मून तो बहुत ठंडा प्लैनेट है. मून कहते हैं वो, आपके हॉक्सले कहते हैं ये बिल्कुल ही नॉनसेंस स्टेटमेंट उन्होंने दे दी है. वो लॉरेंस जो हैं वो कहते हैं कि इट इज़ अ ग्लोब ऑफ डायनेमिक सब्सटेंस. कहते हैं, लॉरेंस कहते हैं कि ये एक गतिशील सब्सटेंस है, इसमें रेडियम है, फॉस्फोरस है, और यहाँ पर एक टाइप ऑफ एनर्जी जो है यहाँ पे जम गई है. कोएगुलेट का मीनिंग होता है जम जाना, जम गई है. तो कहता है कि इस स्टेटमेंट में मुझे तो डिफेक्ट लगता है. द डिफेक्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट इज दैट इट हैपन्स टू बी डेमोन्स्ट्रेबली अनट्रू. कि अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो ये पूरे के पूरे तरीके से सत्य नहीं है. द मून इज़ क्वाइट सर्टेनली नॉट मेड अप. मून जो है वो सिर्फ रेडियम और फास्फोरस से नहीं बना है. द मून इज़ मटीरियली, अगर आप मटीरियल फॉर्म में देखते हो तो ये एक स्टोन है, लेकिन अगर आप मेंटलिज्म में देखते हो तो वो एक गॉड भी है. मून हैज़ सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी, गुड एनर्जी, बैड एनर्जीज. और जिस चीज़ में एनर्जी होती है और जो चीज़ अननोइंग एनर्जी आपकी होती है, आप उसे क्या कंसीडर करते हो? हम उसे क्या मानते हैं? गॉड. इज समथिंग इज हैपन बिकॉज ऑफ गॉड, बिकॉज ऑफ द विलिंग ऑफ गॉड. ओके. Now, Lawrence was angry and he did well to be angry with nothing but philosophers. Lawrence जो हैं वो गुस्सा थे और शायद उन्हें होना भी चाहिए था. किसके साथ? जो ये जिन्होंने ये रखा था नथिंग बट फिलोसफर्स जो थे उनके साथ. हु इंसिस्ट दैट मून इज़ ओनली, जो कि बार बार यही बस इंसिस्ट कर रहे हैं कि मून जो है वो सिर्फ एक स्टोन है. ही न्यू, वो जानते थे कि इट वॉज समथिंग मोर, कि यहाँ पर मून एक स्टोन नहीं है, मून में कुछ और पावर्स भी हैं. ही हैड द एम्पेरिकल सर्टेनिटी ऑफ इट्स डीप सिग्निफिकेंस एंड इम्पॉर्टेंस. और वो बहुत अच्छे से जानते थे, साइंटिफिकली जानते थे कि इसका क्या महत्व है, क्या इम्पॉर्टेंस है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मून. बट ही ट्राइड टू एक्सप्लेन दिस empirically established fact of its significance in the wrong terms, in term of matter not of spirit. लेकिन उन्होंने सिर्फ कोशिश की कि वो इस टर्म को, मटीरियलिज्म को, मून को गलत सेंस में उन्होंने प्रेजेंट किया. उन्होंने मैटर में उसे प्रेजेंट किया, उन्होंने उसे एज अ स्पिरिट प्रेजेंट नहीं किया. टू से दैट द मून इज़ मेड ऑफ रेडियम इज़ नॉनसेंस. अगर आप ये कहते हो कि मून जो है वो सिर्फ एक रेडियम से या फॉस्फोरस से बना हुआ है, तो दैट इज़ कम्प्लीटली. But to say with Sukrat that it is made of God stuff is strictly accurate, for there is nothing of course to prevent the moon from being both a stone or a god. तो वो कहते हैं इस पे कि ठीक है, आप ये कह के बच सकते हो कि मून जो है वो एक स्टोन भी है और एक गॉड भी है. द एविडेंस फ्रॉम इज स्टोनीनेस, आप स्टोन तो है ही, वो एक पत्थर के उसमें तो लगता है. आप एनसाइक्लोपीडिया में भी देख सकते हो, आप बच्चों के एनसाइक्लोपीडिया में उनकी स्टोरीज़ में आप अगर साइंटिफिकली अपना दूरबीन से देखोगे तो आपको उससे भी समझ आएगा. बट इट कैरीज एन एब्सल्यूट कन्विक्शन, विच कन्विक्शन? नो लेस
कन्विंसिंग दैट इट इज़ द एविडेंस फॉर द मून डिविनिटी। आप इससे नकार नहीं सकते हो कि मून में दैवीय शक्तियाँ हैं, वो एक गॉड के फॉर्म में आप उसे देखते हो। इट मे बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आवर ओन एक्सपीरियंसेस, और आप इसे खुद के एक्सपीरियंसेस से भी ले सकते हो। आप इसके नतीजे पे पहुंच सकते हो कि मून इज़ ओनली मेड अप ऑफ रेडियम और फॉस्फोरस, और इज़ इट हैज़ सम गॉड पावर्स और नॉट। ठीक है, फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द पोइट्स, जब भी पोइट्स लिखते हैं वो चंद्रमा की रोशनी में लिखते हैं। चंद्रमा उनके मूड को चेंज करता है, मून जो है उनके मूड्स को रिफ्लेक्ट करता है। वो अपने लवर्स को जो है डेडिकेट करते हैं अपनी पोएम्स, अपना प्यार इन द मून लाइट। ठीक है, इन फ्रेगमेंट्स इवन फ्रॉम सर्टेन टेक्स्ट बुक ऑफ फिजियोलॉजी और मेडिसिन में भी आप कंसीडर करोगे दैट यस, moon has some divine powers. I hope it is understandable to you. If there is any problem, please write some comments to me. Now come to the next paragraph. But what is this divinity? But what is this divinity? How shall we define a god? वो कहते हैं कि ये किस तरीके की सुपर नेचुरल पावर है, किस तरीके की डिविनिटी है, और हम इसे एक भगवान कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एक्सप्रेस्ड इन साइकोलॉजिकल टर्म विच आर प्राइमरी, देयर इज़ नो गेटिंग बिहाइंड दैम। अ गॉड इज़ समथिंग। आप गॉड को क्या मानते हो? गॉड वो होते हैं जो हमें अ काइंड ऑफ पिक्यूलियर, एक अजीब सी हमें फीलिंग देते हैं, पिक्यूलियर फीलिंग देते हैं, विच प्रोफेसर ऑटो हैज़ कॉल्ड न्यूमिनस। न्यूमिनस मतलब क्या होता है कि जिसमें बहुत ही सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं। न्यूमिनस एक लैटिन वर्ड है जो कि न्यूमिन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सुपर नेचुरल बीइंग। तो प्रोफेसर ऑटो ने मून को जो है वो क्या कहा है, एक न्यूमिनस स्पेस कहा है, जहाँ पर हमें, जिसकी वजह से हमें पिक्यूलियर काइंड ऑफ फीलिंग्स का एहसास होता है। तो न्यूमिनस फीलिंग्स आर द original god stuff from which the theory making mind extract the individualized god of पैंथियंस। तो ये जो सुपर नेचुरल फीलिंग्स है हमारी, न्यूमिनस फीलिंग्स है हमारी, दे आर ओरिजिनल गॉड स्टफल्ड। ठीक है, एंड फ्रॉम विच, जिससे हमारे माइंड की थियोरीज बनती हैं, जिससे हम अपने इंडिविजुअल गॉड्स को पहचान पाते हैं, उनके गुणों को पहचान पाते हैं, एट्रीब्यूट्स को पहचान पाते हैं। वंस फॉर्मुलेटेड, आप एक बार एक फॉर्मूला क्रिएट कर देते हो, फिर आप उसकी थियोलॉजी बनाते हो, आप उसके ऊपर थीसिस लिखते हो, इवोक्स इन टर्न न्यूमिनस फीलिंग्स। तो आप देखोगे कि इसकी थियोलॉजी क्या होती है? थियोलॉजी अ बुक इज़ बेस्ड ऑन गॉड्स एंड डिएटीज एंड उनके कर्मों पे जो लिखा हो, उनकी पावर्स के ऊपर जो बुक्स लिखी होती है, लाइक बाइबल इज़ अ थियोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके अंदर न्यूमिनस सुपर नेचुरल फीलिंग्स को लाती हैं। दस मैन्स टेरर इन फेस ऑफ एनिग्मेटिकली dangerous universe led them to postulate the existence of angry gods। अब मैन को डर भी लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि ये जो यूनिवर्स है ये अपना कभी कभी क्रोध भी दिखाती है, गुस्सा भी दिखाती है, और ये कहीं ना कहीं कह दो एक सन की टाइप भी है, एनिग्मेटिक भी है, डेंजरस भी है, और ये हमें बताती है कि यस, गॉड हैं और गॉड को भी गुस्सा आता है, नेचर है, नेचर भी अपना तांडव दिखा सकती है। एंड लेटर थिंकिंग अबाउट, और जब हम उन एंग्री गॉड्स के बारे में सोचते हैं तो हमें टेरर फील होता है। इवन व्हेन द यूनिवर्स वाज गिविंग देम फॉर द मूवमेंट नो कॉज ऑफ अलार्म। और जब हमें ज़्यादा होता है, जब यूनिवर्स जो है वो हमें बिना किसी अलार्म के या बिना किसी चेतावनी के, जब हमें हमारे ऊपर कोई बड़ी विपत्ति ले आती है, बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, तो हमें पता चलता है कि यस, देयर इज़ सम पावर who can be angry, who can be deny your feelings, deny your works। तो आपको अपने कर्मों का फल वो दे सकती है। इमोशंस, रैशनलाइजेशन, इमोशन, तो वो कहता है कि ये जो प्रोसेस है आपका, ये जो आपकी फीलिंग्स का प्रोसेस है, ये एक सर्कुलर और कॉन्टीन्यूस प्रोसेस में है कि आप इमोशन फील करते हो पहले, फिर उसके बाद उसके बारे में सोचते हो, इज़ इट राइट और रॉन्ग, वट एवर हैपन टू यू, वट एवर हैपन्स टू यू दैट इज़ राइट और रॉन्ग, ओके। देन फिर से आप इमोशंस में जाते हो, फिर आपके इमोशंस का रिजल्ट आता है कि आप एंग्री होंगे, या आपको प्यार आएगा, या आप रोओगे, या आप सेंटिमेंट्स दिखाओगे। तो मैंस रिलीजियस वर्क
लाइफ ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हॉट वाटर सर्कल। जैसे कि हॉट वाटर सर्कल क्या होता है, पहले पानी ठंडा होता है, फिर वो अंदर जाएगा, वो गर्म होगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर ठंडा हो जाएगा, फिर हॉट वाटर आएगा। तो इस टाइप का जो वर्क है, सिस्टम है, तो मैन का जो रिलीजियस लाइफ वर्क है वो भी एक हॉट वाटर सिस्टम की तरह होता है।